नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश। हर रविवार हम आपके सामने जुड़ते हैं और अगले हफ्ते, अगले महीने, आने वाले दिनों को लेकर के बातचीत करते हैं, बाजार की रणनीति तय करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब बाजार की दिशा यहाँ से क्या हो सकती है। बीता हफ्ता काफ़ी अच्छा रहा। जिस तरीके से हमने देखा, दशहरे से ठीक एक दिन पहले से शुरू हुई रिकवरी शुक्रवार तक जारी होती हुई दिखाई दी। 25,000 एक बाधा बन रहा था, उसके बाद 25,250 की रुकावट की बात की जा रही थी, लेकिन शुक्रवार आते आते इन दोनों स्तरों के ऊपर बंद होने में निफ्टी कामयाब रहा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दिवाली के बीच में अब समय थोड़ा कम बचा है, लेकिन क्या ये दिवाली न्यू हाई वाली होगी? क्या अभी और रुकावटें बाकी हैं? इन तमाम पहलुओं को लेकर के बातचीत करेंगे, क्योंकि बीते 2-3 दिनों में कैश में एफआईएस की तरफ से थोड़ी बहुत ही सही पर खरीदारी भी आती हुई दिखाई दी है। इस उलझन को सुलझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान के तौर पर सुनील सुब्रमण्यम सर। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हाल ही में दशहरा गया, करवा चौथ गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी दर्शकों को, आपको, आपकी पूरी टीम को। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, ये जो रिकवरी आई, बीते हफ्ते 2-3 बड़े डेवलपमेंट हुए। एक तो जो नंबर्स ऑटो के देखने को मिल रहे थे वो थोड़े से अच्छे आते हुए दिखाई दिए। दूसरा, हमने देखा कि बीते 3-4 दिनों में एफआईएस की तरफ से भी थोड़ी थोड़ी सही पर थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि कम से कम सेलिंग उस तरीके से नहीं आई 2-3 दिन के अंदर। क्या सर कुछ पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहे हैं आपको? कैसे देख रहे हैं आप अभी की करंट सिचुएशन को? हाँ, जैसे आपने सही कहा, पहले दिवाली की शुभकामनाएं आपको भी और सबके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी। तो जैसे आपने कहा, बहुत छोटी छोटी अच्छी खबरें सामने उभरती आ रही है। तो मैं शुरुआत उसका करूंगा आरबीआई पॉलिसी से, जहाँ पे आरबीआई गवर्नर ने ना ही बैंक्स को बहुत राहत दिया है, मगर एक लेंडिंग सिस्टम को भी उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया हुआ है। तो नेचुरली उसका स्पिल डाउन इफेक्ट, आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑलवेज आएगा, वो एक बात है। सेकंड, जैसे आपने कहा, जो एक पेंट अप डिमांड था जो पोस्टपोन होते हुए हुए, और वो खास करके दोनों तरफा है। एक मर्सिडीज बेंज की गाड़ी भी अच्छी बिक रही है और एक एंट्री लेवल गाड़ियों भी बिक रही है, यानी माहौल पूरा अच्छा बना हुआ है। दूसरी बात, तीसरी बात है, मैं कहूँगा कि जो एक एफआई की जो आप कह रहे हैं वापसी ना, वो एक्चुअली क्या है कि उनकी सेलिंग कम हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी नहीं बात तो है। सेलिंग को देखकर खरीदना ही डोमेस्टिक लिक्विडिटी जा रहा था। अब उसमें बदलाव के कारण 2-3 है जो हमें पकड़ना चाहिए। एक है, जैसे कल मोदी जी ने ट्वीट किया कि ट्रेड टॉक्स में प्रोग्रेस अच्छा है। ये वो अगला सवाल था बात मेरा। जुड़ी है। चलिए, ठीक है तो जी सर। वो खबर जो आई तो मुझे ले, और इतने बावजूद के 2 बार उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ गए थे, उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स का ये किया वो किया, नोबेल प्राइज के लिए सपोर्ट किया, फिर भी मोदी जी ने कहा कि मैं ही गुड फ्रेंड ट्रंप। यानी पॉलिटिकल लेवल पे भी हमने अपना रिश्ता ठीक रखा है, ट्रेड के लेवल भी रिश्ता ठीक है। तो जरूर कुछ ना कुछ, अब तो नोबेल प्राइज की बात भी खुल गई कि नहीं मिला उनको। तो अब इसके बाद वो एडिशनल 25% टैरिफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एडिशनल 25% इसलिए लगा था कि रशिया को टेबल पे, अलास्का पे लाए और उसके कारण कुछ ना कुछ सुधार उस वॉर में लाए। वो तो फेल हो गया, मगर अब जरूरत क्या है? अभी तो कोई नोबेल प्राइज नहीं, अभी अगले साल की नोबेल प्राइज की बात है, वो तो बहुत दूर की बात है। तो अब मेरे ख्याल में ये 25% एडिशनल टैरिफ जो लगा है वो जाने की संभावना बढ़ गई है। और कुछ ना कुछ एक ट्रेड डील में एफआईएस को भी कुछ खबर आई होगी, इसलिए उनका सेलिंग कम हुआ है। दूसरा कारण यह है कि हमें देख रहा था डेटा, और इसमें खास ये था कि 3 अगर दिग्गज मार्केट को देखें, चीन, अमेरिका और यूरोप और इंडिया, तो इन सब में मैं बताता हूं आपको कि यूरोप की ग्रोथ रेट 0.5% है और यूएस की ग्रोथ रेट 2% पे है, चाइना का 5.5 है, हमारा 7.5 है। अब मार्केट की परफॉर्मेंस देखिए तो हमारी मार्केट कहीं नहीं गई है, एक साल में थोड़ी नुकसान ही हुई है। चाइना में 44% रिटर्न मिला है एक साल में, यूएस में तो पूछिए मत, और यूरोप में भी इतने लो से उनका रिटर्न डबल डिजिट में है। तो डिस्कनेक्ट बिटवीन जीडीपी ग्रोथ और मार्केट की ग्रोथ है ना, वो बहुत साफ दिख रही है। और इसके कारण कुछ एक साल पहले उनको चाइना मार्केट बहुत सस्ता लग रहा था, अब चाइनीज मार्केट में 50% का उछाल आ गया, तो उतना सस्ता नहीं है कंपेयर टू इंडिया। तो अब थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में उधर प्रॉफिट बुकिंग होकर वो थोड़ा डाइवर्ट करेंगे। और इंडिया के बारे में खबर तो अच्छी आई है, मॉनसून की अच्छी खबर से लेकर फिस्कल इनिशिएटिव्स लेकर आरबीआई पॉलिसी को लेकर और जीएसटी के कट और फेस्टिवल सीजन का डिमांड, तो कुछ बुरी खबर नहीं है हमारी तरफ से। खाली ये टैरिफ का एक ये दाग ऊपर पड़ रहा है, एक डार्क क्लाउड की तरह। तो अगर उसमें थोड़ी भी राहत मिल गई तो एफआईएस
तेजी से वापस आ सकते हैं, मगर तब तक उनकी मूड में बदलाव जो दिख रहा है, ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव चीज सामने दिख रही है। सेकंड चीज है कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी, कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी हमें दाग देना होगा कि एसआईपी बुक हर महीने बढ़ती जा रही है, अब 29,000 आ गया, यानी डोमेस्टिक फंड मैनेजर के पास लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। इसलिए मार्केट में आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि गिरावट का तो कोई बात ही नहीं उठती है, मगर इस ब्रेकआउट से अगर बहुत जबरदस्त ऊपर जाना है तो नेचुरली एक एफआईएस की और भी थोड़ी खरीदारी की जरूरत है। तो बस वही है, जो छोटे छोटे चीज सब मिलकर एक पॉजिटिव रुझान दिलवा रहे हैं, और खबरें जो कंजम्पशन की आ रही है वो नेचुरली इसको सपोर्ट कर रही है। फिर कल आईटी टीसीएस का भी जो इंफॉर्मेशन, जो रिजल्ट आया था, उसमें भी देखिए मेरे लिए पॉजिटिव्स क्या थे कि वो फाइनली वो रिकॉग्नाइज करिए कि एआई का चैलेंज को टैकल करना है। तो वो जो निवेश कर रही है, इन्वेस्टमेंट करी है, एक एक्विजिशन भी किया, तो ये अगर दिग्गज कंपनी बदलाव कर रही है तो बाकी फॉलो करेंगे। तो ये आईटी सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है मुझे। तो ये सब मिलके एक अच्छा माहौल प्री दिवाली बन रहा है। तो दिवाली देखते हैं कैसा आता है। हाँ बिल्कुल सर, वो आखिरी सवाल रहेगा मेरा। लेकिन अगला सवाल सर ये कि पिछली बार जब आप हमसे बातचीत कर रहे थे तब आप विदेश में थे, और आपने कहा था कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा अभी भी वैल्यूएशन को लेकर के चिंताएं हैं। क्या अभी भी वो चिंताएं बरकरार हैं जिस तरीके से काफ़ी सारे, क्योंकि जीडीपी को जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, जीडीपी हमारी अच्छी दिखाई दे रही है। Q2 के जो बिजनेस अपडेट अब तक आए हैं, बिजनेस अपडेट रिजल्ट तो ठीक है वो मिले जुले रहेंगे, लेकिन मोटे मोटे अगर देखें बैंक्स के अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ऑटो के सेल्स नंबर ठीक है, रिजल्ट्स में कितना रिफ्लेक्ट होंगे देखना होगा, लेकिन एटलीस्ट लास्ट मंथ के नंबर्स जो है वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हम उम्मीद करें कि ये वो तमाम ऐसे ट्रिगर हो सकते हैं जिसकी वजह से अगर थोड़ा महंगा भी लग रहा है तो लोगों को लगेगा कि नहीं ठीक है अभी भी खरीदा जा सकता है इंडियन मार्केट? देखिए, इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि एनालिस्ट का, चाहे वो एफआईओ को या डोमेस्टिक एनालिस्ट हो, उनकी उम्मीदें ज़्यादा नहीं है इस अर्निंग सीजन के ऊपर। ये सबसे अच्छी खबर है। इसलिए मेरा मानना है कि ये बार बहुत लो है, तो इसको मैच करना या बीट करना आसान चीज होगी। तो ये अर्निंग सीजन में सिक्वेंशियली क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे या ईयर ऑन ईयर देखे शायद नंबर्स उतने अच्छी नहीं होंगे, मगर अगेंस्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन जरूर मेरी उम्मीद है कि ये बेहतर आ सकती है। वो एक पॉजिटिव खबर है। सेकंड बात ये है कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वार्टर है एफआईएस के लिए, क्योंकि क्या है कि वो अब पूरा अपना फुल ईयर का, नेक्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग करेंगे। तो एक और साल की जो जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, नॉमिनल जीडीपी का अगर उठाएंगे तो वैल्यूएशन में थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। दूसरी बात है जो वैल्यूएशन गैप विद चाइना वो थोड़ी अभी कम हो गई है, क्योंकि चाइनीज मार्केट में बहुत तेजी आ गई है। तो नेचुरली वैल्यूएशन के तौर पर इतना एक नेगेटिव नहीं है जितना कुछ महीनों पहले था, राइट। और दूसरी बात है कि एक साल पहले ही एफआईएस की सेलिंग की शुरुआत हुई थी, ठीक इस महीने लास्ट ईयर देखेंगे तभी शुरुआत हुई थी। तो कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे थे, तो अब महीने से आपको उस सेलिंग के कारण जो मार्केट की लो बनी थी उसके लेवल से आपको मार्केट ऊपर बढ़ते हुए दिखेगा। तो एक ऑप्टिकल्स होती है ना, जैसे दिखती है। तो अगर धीरे धीरे वो नंबर बेस इफेक्ट के कारण बढ़ रहा है तो अच्छी खबर है। तो ये सब चीज, और जैसे आपने ठीक कहा, ऑटो की टॉप लाइन नंबर आएगी अभी, मगर बॉटम लाइन आपको अगले क्वार्टर में ही दिखेगी। तो एक क्लैरिटी कि लोग, ऑटो कंपनीज क्या जीएसटी कट से ज्यादा अपना दाम को कटवा कर सेल्स करवा रहे हैं, नहीं, ये तभी पता चलेगा। महत्वपूर्ण बात। चलिए सर, चूंकि आज बताया गया कि समय थोड़ा कम है तो अब सीधे सेक्टर के ऊपर आते हैं सर, एक एक करके, और शुरुआत करेंगे टीसीएस के रिजल्ट्स के साथ ही। आपने हल्का सा जिक्र वहाँ पर छेड़ा, दो तीन महत्वपूर्ण ट्रिगर है कि बातें हैं। एक तो जो उम्मीदें थी सर, ज़्यादा उम्मीदें थी नहीं, तो उस उम्मीदों के लिहाज से देखा जाए तो टीसीएस के रिजल्ट ख़राब नहीं दिखाई दिए। दूसरा, जो उन्होंने एआई को लेकर के, जैसा आप अभी जिक्र कर रहे थे, 1 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट उन्होंने कहा है कि वो करेंगे और पूरी तरीके से। और दूसरा, उन्होंने कहा कि जो ऑर्डर्स के कैंसिलेशन की जो मामले आ रहे थे वो अब समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, H1B वीज़ा को लेकर के बहुत क्लैरिटी के साथ जवाब दिया गया कि कोई उससे कोई विशेष दिक्कत कंपनी को नहीं आने वाली। क्या आईटी सेक्टर के लिए जो बड़ी नेगेटिविटी थी वो आप समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है? अभी एक दो कंपनियों के और रिजल्ट का वेट करेंगे, या आपको लगता है कि दिग्गज आईटी कंपनियों पे थोड़ा सा, आप पिछली बार भी आपने कहा था कि कॉन्ट्रा कॉल आप लेंगे, तो इस बार भी अभी वो कंटिन्यू है सर आपका? अभी जरूर मेरा तो कंटिन्यू है, और टीसीएस ने रास्ता दिखा दिया। अब अगले हफ्ते ही 3 दिग्गज आईटी कंपनी की रिजल्ट आने वाली है।
तो नेचुरली ये भी वही दिशा दिखाएंगे। क्या दिशा दिखाएंगे? देखिए, पहली बात मैं एक बात कहूंगा कि एक इनकी जो क्वार्टरली प्रॉफिट की डिस्क्लोजर है उसमें याद रखिए कि वन टाइम एम्प्लॉय सेवरेंस का कॉस्ट इंक्लूडेड है। अगर उसको निकालेंगे तो बात और बेहतर दिखती है, क्योंकि वो उन्होंने 12,000 एम्प्लॉयज को जो उन्होंने सेंड ऑफ किया है उनके लिए वो जो एक सिवेरेंस का कॉस्ट होता है उसका वन टाइम कॉस्ट इस क्वार्टर में दिखा है, तो उसको निकालने की जरूरत है, तब रिजल्ट्स और भी थोड़ी बेहतर दिखेगी। सेकंड, ये 12,000 लोगों को उन्होंने निकाला। देखिए, ये मेरे लिए अच्छी खबर थी, मैंने पिछली बार शायद बताया था कि अपने वर्कफोर्स को भी वो एआई एनेबल्ड करने की जरूरत है। जो लोग मिड एंड सीनियर लेवल हाई कॉस्ट एम्प्लॉयज है, अगर वो एआई के लिए तैयार नहीं है तो बेटर उनको लेट को करना है। तो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए शायद खबर अच्छी नहीं है, मगर कंपनी अपना मार्जिन को अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर रही है और फ्यूचर के लिए बिल्ड कर रही है। तो ये मुझे बाकी कंपनियों में भी देखने की उम्मीद है कि वो भी अपने वर्कफोर्स को रैशनलाइज करेंगे और वो भी निवेश करेंगे आइदर थ्रू एक्विजिशन और थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एआई, क्योंकि अल्टीमेटली एआई कंसल्टिंग ही न्यू ग्रोथ पाथ है और जितना जल्दी हो सके वो उसमें चलेंगे उतनी जल्दी उनकी परफॉर्मेंस में इंप्रूव आएगी। अब आईटी सेक्टर में मैं एक छोटी बात कहूंगा कि इसमें दो चीज है, जैसे कि एक है जो ओवरसोल्ड सिचुएशन में थी तो बहुत करेक्शन हो गया, 1 साल लीजिए 3 साल लीजिए, ब्रॉडर मार्केट और निफ्टी के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है, तो एक ओवरसोल्ड सिचुएशन था, तो एक कैचअप रैली उसी के कारण होने की जरूरत है। स्पेशली जब एफआईएस वापस आएंगे तो जरूर उनके लिए आईटी एक इंपॉर्टेंट पिक होता है, और पैसिव फंड्स के लिए तो 10-12% तो इंडेक्स में ही है तो खरीदना होगा, वो एक। पर सेकंड इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। अब फाइनेंशियल एनालिसिस परफॉर्मेंस में ये टीसीएस जैसी इन्वेस्टमेंट कर रही है, शायद उसका रिटर्न इमीडिएटली ना दिखे, तो शायद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में वक्त लगे, मगर यहां पर मैं कहूंगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी कंपनी जो है वो बहुत निम्बल होती है, वो जल्दी से अपना एआई एनवायरनमेंट रेडी कर सकती है और खास करके। तो मेरे लिए क्या है कि लार्ज कैप में एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और ओवरसोल्ड सिचुएशन के कारण एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, और मिडिल स्मॉल कैप में जो कि वो एआई की स्थिति में बहुत जल्दी से अपना बिजनेस मॉडल को बदलकर उसको अडेप्ट कर लेंगे, ग्रोथ के कारण उनमें होता है। तो एक ब्लेंडेड आईटी सेक्टर में मैं कहूंगा कि खाली निफ्टी आईटी इंडेक्स जहां पे लार्ज कैप का डोमिनेंस होता है उसकी को मत देखिए, मगर एक डाइवर्सिफाइड आईटी पोर्टफोलियो ऑफ लार्ज मिड स्मॉल बनाइए, तब आपको बेहतर एक अपॉर्चुनिटी देखेगा जहां पर ना ही आपको ओवर प्राइस करेक्शन का एक बेनिफिट मिलेगा मगर फ्यूचर ग्रोथ की भी एक ऑप्शन मिलेगी। तो आईटी सेक्टर्स के लिए सिर्फ लार्ज कैप पे नहीं फोकस करना है, मिड कैप स्मॉल कैप पे भी फोकस कीजिए, एक अच्छे से पोर्टफोलियो बनाने की यहाँ पर सलाह जो है सुनील सर का मानना है कि अगर आप अपनाएंगे तो बेहतर रहेगा। ऑटो का जिक्र आप कर रहे थे, ऑटो में एक कैचअप रैली देखने को मिली है, फिर थोड़ी सुस्ती आई है, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। ओवरऑल सिनेरियो एक साल के लिहाज से आपको क्या आउटलुक कैसा लग रहा है? 4 व्हीलर पे अच्छा लग रहा है, 2 व्हीलर पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, ओवरऑल कुछ नाम अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लेंगे तो भी आप कैसे देख रहे हैं ऑटो की ग्रोथ को? हाँ, ठीक है, मुझे बहुत उम्मीद, 1 साल अब क्यों कहा अच्छी बात है, बिकॉज 3 महीने में मेरे को थोड़ी दिक्कतें दिखती है, क्योंकि जनवरी क्वार्टर में रिजल्ट आएंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा, क्या ये ऑटो कंपनी अपनी सेल्स के लिए बहुत अपना मार्जिन को सैक्रिफाइस कर रही है, ये बात सामने दिखेगी आपको जनवरी क्वार्टर में। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी आपको एक कंसोलिडेशन भी दिख सकती है, मगर 1 साल में आउटलुक अच्छी है, और यहाँ पे मेरा फोकस होगा ज्यादातर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में। क्यों मैं बता रहा हूँ कि एक रूरल इंडिया का ग्रोथ है, वही मेन ड्राइवर है इसका। वहीं पे एक जो उन्होंने पिछले मानसून भी अच्छी थी, ये मानसून भी अच्छी है, मगर उतना खरीदारी नहीं किया था। अब ये जीएसटी का जो भी माहौल बन रहा है उसके कारण एक रुझान उधर बन रहा है, तो नेचुरली रूरल में पहले 2 व्हीलर खरीदते हैं, मगर अब 2 व्हीलर का भी बेस इतना बढ़ गया है, तो वहां से कार को एंट्री लेवल गाड़ियों में अपस्केल करना एक बहुत बड़ा मूव होगा। तो मुझे ये एंट्री लेवल कार जो थोड़ी नीचे थी कंपेयर टू हाई एंड एसयूवी पहले बिक रहे थे, अब फेस्टिवल सीजन से शुरू होकर अब देखेंगे कि एंट्री लेवल कार्स में जो मोटरसाइकिल से अपग्रेड करके गाड़ी फर्स्ट गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ये ड्राइव होगा तो सस्टेन्ड होगा, क्योंकि ये अगले साल भी चलेगा। तो 1 साल के आउटलुक में मुझे ये 4 व्हीलर की एंट्री लेवल मास मार्केट 4 व्हीलर सबसे अच्छी एक आउटलुक दिखती है मेरे ख्याल में, और उसके पीछे होगा कि ईवी का भी एक मुझे अच्छा आउटलुक दिख रहा है, क्योंकि लोग अभी अवेयर हो चुके हैं कि पेट्रोल के ऊपर इतना खर्चा करना, ये करना, सेविंग हो सकता है, तो ईवी में भी कंपटीशन बढ़ रहा है, तो प्राइसेस गिर सकते हैं, तो उसका भी डिमांड अच्छी तरह बढ़ सकता है। फॉर मी 4 व्हीलर, एंट्री लेवल 4 व्हीलर, और उसमें, और वैसे तो बड़ी महंगी गाड़ी तो बेंज की तो बिक्री होती रहेगी,
वो तो उसमें उसमें जीएसटी का बेनिफिट भी नहीं है, फिर भी उसके ऑल टाइम हाई सेल्स हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो ऑटो के अंदर टू व्हीलर में थोड़ी सी संभावनाएं हैं, अगले 3 महीने जो है आरटी के लिए, ऑटो के लिए उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन 1 साल के लिए ऑटो सेक्टर के लिए आउटलुक ठीक दिखाई दे रहा है सुनील सर को। और जो है एंट्री लेवल कार्स जो बनाती हैं कंपनियां, वहाँ पे फोकस रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये बात हो गई ऑटो को लेकर के। ऑटो के बाद हम जरा बात कर लेते हैं पीएसयू बैंक और बैंकों को लेकर के। सर बहुत दिनों बाद कई बार जब भी आप आते थे हम लोग पूछते थे, अब वो रैली आनी शुरू हुई है पीएसयू बैंक को लेकर के। Q2 नंबर्स अपडेट जो आए हैं पीएसयू बैंक्स के, वो भी अच्छे दिखाई दिए हैं, बहुत ख़राब नहीं रहे हैं। क्या संभावनाएं हैं, ख़ासतौर से मिड कैप में बहुत लोगों के पैसे जो है, निवेशक को सस्ते शेयर लगते थे तो लोगों ने लगाए थे, 1.5 साल से वेट कर रहे थे, अब थोड़े बहुत रैली आनी शुरू हुई है। और उस बीच में सर ये जो गवर्नमेंट की कोशिश है, जो पिछली बार भी मैंने आपसे पूछा था कि कंसोलिडेशन को लेकर के पीएसयू बैंक्स के, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, बहुत पॉजिटिव हूँ मैं पीएसयू बैंक्स के लिए। इसका और 3-4 कारण है। एक पहली कारण है कि अभी भी डिस्काउंट जो है पब्लिक सेक्टर बैंक का वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक, वो बहुत ज़्यादा है। प्राइस टू बुक में देखें तो बहुत फ़र्क है, तो नेचुरली ये सस्ते में मिल रहे हैं कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक। नंबर 2 बात ये है कि गवर्नमेंट की जैसे कंसल्टेशन की फोकस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही बैंक्स बड़े होंगे तभी इनकी एक कैपिटल एडिक्वेसी और इसमें भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हुई, और इंटरनेशनल फंड्स को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल में जाके डॉलर में बोरो करने के लिए एक मिनिमम साइज की जरूरत है, जो आज सभी पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है। तो यहाँ पर और उसमें खास चीज क्या है पता है आपको, कि ये जब मर्जर्स अनाउंस होते हैं ना, तो क्या होता है, जो बुरी बैंक है ना वो एक्चुअली अच्छी बन जाती है। शायद अच्छी बैंक थोड़ी बुरी होगी, क्योंकि मर्जर में वही होता है कि वो गुड बैंक को एक स्लाइटली बैड बैंक के साथ मर्ज करते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अभी पिक एंड चूज मत करने का है, किसी को करे तो किसी न किसी पे मर्ज हो जाएगा, तो उसकी इंप्रूवमेंट होगी फ्यूचर के लिए। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये भी है कि खबर है कि गवर्नमेंट अपना जो फॉरेनर का इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको बढ़ा रही है पीएसयू बैंक्स में। अगर वो हो जाए तो उनको फॉरेन कैपिटल आ जाए तो जरूर उनको एक क्षमता मिलेगी और स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो वो एक चौथी बात है। और फाइनल 5th बात है ग्रोथ की बात। अब ये फेस्टिवल सीजन में मैं नहीं मानता हूं कि पीएसयू बैंक्स ज्यादा कुछ करेंगे, क्योंकि ये एनबीएफसीज और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ज्यादा इस ईएमआई बेस्ड लेंडिंग में, कंज्यूमर ऑटो लोन में वो आगे होते हैं, क्योंकि इनके टर्न अराउंड टाइम, क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये सब उनकी काम आती है। मगर पब्लिक सेक्टर बैंक कब आते हैं लाइमलाइट में, जब प्राइवेट कैपेक्स पिकअप होता है। तो मुझे अगला जो एक वेव हो रहा है मार्केट के लिए वो है कि प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स की बढ़त, बिकॉज कंजम्पशन में मेरे में डाउट है कि क्या ऑटो कंपनी थोड़ी मार्जिन को सैक्रिफाइस कर रही है, मगर टॉप लाइन ग्रोथ में मुझे डाउट नहीं है। अगर टॉप लाइन बढ़ती है तो नेचुरली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देश में बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली आपको एक कैपेसिटी, नई कैपेसिटी क्रिएशन की जरूरत अगले साल पड़ेगी। और जब वो होती है तो ऑर्डर जो एग्जीक्यूशन होता है ना एक्सपेंशन का, वो आपको एसएमई और एमएसएमई कंपनियां ही ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करती है, और उनको फंडिंग की जरूरत होती है ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, और वहां पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही कायम होते हैं, क्योंकि एनबीएफसीज का ना प्राइवेट सेक्टर बैंक का उनका एक्सपोजर उधर है। वो डरते हैं ऐसी छोटी कंपनियों को लेंड करने में, और उनका इनिशियल एक्सपोजर जो लिया है, आपको दिग्गज एनबीएफसी ने कुछ महीनों पहले बताया था कि उनके एनपीए लेवल्स उधर एसएमई सेगमेंट में बढ़ रही है, क्योंकि वो समझते नहीं है इसको। मगर पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत अच्छी तरह से इसको समझते हैं, दशकों का उनका एक्सपीरियंस है लेंडिंग में, और वो लेंडिंग ना ही उनके लोन बुक को बढ़ेगा, मगर मार्जिन भी, क्योंकि ये लेंडिंग होता है 13-14% पे, तो उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इंप्रूव हो सकती है। तो अगर आप 3 साल की आउटलुक ले ले, तो मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक्स इस रिसेंट रैली के बावजूद अभी भी निवेश के लिए लायक दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं उसको एक पॉजिटिव सेक्टर मान रहा हूँ। पॉजिटिव सेक्टर है पीएसयू बैंक्स का, और इसके बाद बात कर लेते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल को लेकर के। ये भी सर सेक्टर इस हफ्ते, बीता हफ्ता जो गया, उसमें कई सारे शेयरों में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। वोल्टास, ब्लू स्टार जैसी जो कंपनियां हैं उनमें कुछ जान आती हुई दिखाई दी। गर्मियों के सीज़न में थोड़ी सी सुस्ती ज़रूर देखने को मिली थी। अभी क्या आपको लग रहा है कि ये जो सीज़न, फेस्टिव सीज़न की सेल चल रही है, तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काफ़ी लोगों के अभी जो अलग अलग जगहों से, सोर्सेज से डेटा आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है काफ़ी अच्छी डिमांड आ रही है, काफ़ी अच्छी बिक्री हो रही है। ये आने वाले क्वार्टर्स में क्या रिफ्लेक्ट करेगी, और क्या अभी कंज्यूमर ड्यूरेबल में निवेश का सही वक्त है या इंतज़ार करना चाहिए? नहीं नहीं, अभी सही वक्त है उधर। अनलाइक ऑटो, यहाँ पर क्या होता है कि जो छोटी मोटी वैल्यू है इसकी, तो यहाँ पे लोगों के लिए इतना दाम की कटौती की जरूरत नहीं है जैसे ऑटो गाड़ी में होती है। गाड़ी तो होती है
3, 4, 5 लाख की बाइक भी आजकल देख 2 लाख की। पर ये ऐसा नहीं है, ये 25,000, 40,000, 50,000 वाली बातें हैं ना, वहां पे उतना प्राइस का प्रेशर नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि फेस्टिव सीजन में एक रुझान होता है, मगर ज्यादातर एक कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट है जो अभी नहीं चलेगा मगर समर में चलेगा। वो होते हैं एसी, वाटर कूलर, एयर कूलर, राइट, ये रेफ्रिजरेटर। तो ये सब उनका समर में ही डिमांड उठता है। तो मेरे ख्याल में वो एक सेकेंड लेग का रैली होगा समर में, जब ये सब चीजों की जो बेनिफिट है, जीएसटी कट से लेकर ईएमआई कट से लेकर, इनकी बेनिफिट आपको पूरी तरह अगले समर में दिखेगी। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में मेरा मानना है कि दो लग, एक कभी फेस्टिवल सीजन की रैली, दूसरा समर में भी रैली होगी। तो यहां पर मेरे ख्याल में निवेश कर सकते हैं और एक लंबी अवधि, 1 साल, 1.5 साल, 3 साल की आउटलुक में रख सकते हैं, क्योंकि इनका क्या होता है कि ये ऑपरेटिंगली हाई लिवरेज होते हैं, यानी इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ब्रेक इवन से बढ़ती है तो प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है। तो एंड ये ज्यादातर कंपनियां मिड कैप स्मॉल कैप क्षेत्र में है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट एक अच्छी निवेश की आउटलुक में डील कर रहा हूं मैं। ठीक सर। सर, एक सेक्टर जिससे हर बार आपसे बातचीत करते ही हैं और लोगों के काफ़ी पसंदीदा है, डिफेंस। हम लगातार बात कर रहे हैं आपसे हर बार, इस बार भी बात करना चाहेंगे। जब लगता है कि नहीं अब ये ठंडे हो गए, कोई ना कोई ऐसी कोई खबर आ जाती है कि फिर से जान आ जाती है। अभी कुछ यूके के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, फिर कुछ जिक्र छिड़ा 4-5 हज़ार करोड़ का, और उसके बाद से फिर से हमने देखा फिर से जान आ गई। थर्सडे के सेशन में वो कैरी फॉरवर्ड हुई थोड़ी बहुत, फ्राइडे के सेशन में। कैसे देख रहे हैं सर, ये सेक्टर धीमा नहीं हो रहा? कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट आ जा रहे हैं कि फिर से लगता है कि अब ख़त्म हुआ, फिर से जान आ जाती है। फंडामेंटल बहुत ज़्यादा नहीं बदल रहे हैं। निश्चित रूप से आप बार बार कह रहे हैं कि इनके एग्जीक्यूशन में, इनके ऑर्डर्स में समय लगता है, काफ़ी लंबा समय लगता है, लेकिन ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? मैं वही पहले भी मैंने कह चुका हूं कि ये मीडियम टर्म आउटलुक को रखने की जरूरत है, 5, 7, 10 साल, और जरूर ये आपको अच्छा वेल्थ क्रिएशन दिलवाएगी। शॉर्ट टर्म में ऐसी खबरें आके बढ़ती है, मगर क्या होता है ना कि इनमें बहुत फ्यूचर को डिस्काउंट किया गया है और बहुत ऑर्डर एग्जीक्यूशन को डिस्काउंट किया गया है। मगर क्या है कि करेक्शन इसमें आएगी अगर कोई दूसरे सेक्टर अच्छी चलने लगी, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए ये बहुत अच्छा एक सेक्टर बन जाता है सभी लोगों के लिए। तो जब कुछ तेजी बाकी सेक्टर में दिखती है, तब इसमें प्रॉफिट बुकिंग की एक बनत, तो फंड मैनेजर्स ऐसे रोटेट करते हैं। तो यही है दिक्कत इसमें कि रनअप बहुत हुआ है, बहुत पैसा दिख रहा है, जैसे मुर्गा बहुत अच्छा बड़ा हो गया है, तो उस मुर्गे को थोड़ा काट काट कर करके। तो मगर जैसे मैंने कहा, मीडियम टर्म में आउटलुक बहुत बढ़िया है, क्योंकि आत्मनिर्भरता जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, उसमें डिफेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और ना ही इसमें एक एक्सपोर्ट की एक अच्छी एक्सपेक्टेशन है यूरोप को लेकर, बाकी एशिया के लेकर, स्पेशली क्योंकि हमने ड्रोन्स और ऐसी चीज़ों में बहुत अपना क्षमता इंडो पाक वॉर में दिखा दिया। वो एक बात है। सेकेंड बात है कि जब भी हम इंपोर्ट करते हैं कुछ भी डिफेंस इक्विपमेंट, गवर्नमेंट की यही कोशिश होती है कि 30 से 40% उसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को एक आउटसोर्सिंग यहां पे करवाए, तो डील में तो एक स्पिन ऑफ इफेक्ट इंपोर्ट भी करें, तो एक स्पिन ऑफ इफेक्ट डोमेस्टिक सप्लायर्स को भी होता है डिफेंस रिलेटेड में। तो डेफिनेटली इसकी आउटलुक स्ट्रांग है। क्या है कि ये पूरी की पूरी फ्यूचर को डिस्काउंट करते जा रही है, तो और भी आगे बढ़ सकती है। मगर जैसे मैं कह रहा था, करेक्शन के चांसेस भी आने के कारण 2 सलाह दूंगा मैं, इसको एक सिस्टमैटिक एसआईपी के रूट अपनाइए और एक लंबी आउटलुक आपके मन में रख के चलिए। ठीक सर, ये बात हो गई आपके डिफेंस को लेकर के। रेलवे नहीं चला लेकिन सर इस बार, मतलब रेलवे में कोई खास जान नहीं रही, रिजल्ट में भी कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा। इस क्वार्टर से क्या कुछ एक्सपेक्टेशन आपकी है? क्या कुछ आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है क्या? क्योंकि ऑर्डर की खबरें तो हम पढ़ रहे हैं लगातार हम, लेकिन वो लास्ट क्वार्टर में तो नहीं दिखा। इस क्वार्टर में कुछ क्या एक्सपेक्टेशन है? बहुत लोग बजट के लिए खरीदते हैं, बजट के कुछ दिन पहले बेचते हैं, मतलब क्या उम्मीदें हैं बजट को लेकर के? रेलवे में कोई पोजीशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मैं उत्साहित नहीं हूँ रेलवे के ऊपर, कि ये एक जो कहते हैं ना, एक स्टैंडर्ड ग्रोथ की स्टोरी है और इसमें कोई सरप्राइजेस की बात नहीं है। इसमें सडनली कुछ रुझान नहीं आया है और जो चल रही है वो चलती आ रही है। और मेरे ख्याल में बहुत से बाकी एक्साइटिंग सेक्टर्स जो है, जैसे कंजम्पशन में कहा, कैपिटल गुड्स मैंने कहा, बैंकिंग मैंने कहा, आईटी में कॉन्ट्रा है, तो इतने ऑप्शन होने के कारण तब रेलवे के ऊपर एक
प्रॉफिट बुकिंग करके उसमें शिफ्ट करने की सोच होती है फंड मैनेजर्स की। अभी इसमें सेपरेटली शायद ऐसे आप कह रहे हैं ना, यूनियन बजट की टाइम में शायद कुछ रुझान आएंगे और थोड़ी बढ़त हो सकती है। उसके अलावा मुझे कुछ खास इसमें एक डेवलपमेंट दिखती है, बट स्टडी सेक्टर है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मगर प्रॉफिट बुकिंग के लिए ये बहुत सही सेक्टर है। फंड मैनेजर को अगर कुछ और चीज खरीदना है तो यहीं पे वो हाथ लगाते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा सर बहुत ये जो अलग अलग सेक्टर्स कंजम्पशन का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये जो न्यू एज कंपनियों ने इस बार, एक तो कैपिटल मार्केट पे पहले आपसे बात कर लेते हैं। कैपिटल मार्केट के शेयरों में बड़ी वॉलेटिलिटी रही सर, ये बीएसई हुआ, बाकी जो सेक्टर हैं, बाज़ार में जब रिकवरी आती है तो ये लास्ट वीक तो बड़ा अच्छा गया। एक सेबी को लेकर के स्टेटमेंट से बाहर काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, वीकली एक्सपायरी को लेकर के। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को लेकर के? क्या एक हिस्सा होना चाहिए उधर? क्योंकि अगर बाज़ार तेज़ होगा तो निश्चित रूप से नए लोग भी जुड़ेंगे बाज़ार के साथ और नए वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जब बाज़ार नहीं चलता है तो काफ़ी तेज़ी से लोग बाहर होते हैं, जब तेज़ी आती है तो लोग नए नए डीमैट अकाउंट भी खोलते हैं। कैपिटल मार्केट सेक्टर को लेकर के कुछ संभावनाएं हैं क्या भविष्य को लेकर? मैं जरूर, देखिए क्या होगा कि आपने देखा कि ये सेबी के रेस्ट्रिक्शन और कॉन्स्टेंटली F&O के बारे में एक नेगेटिव बात छेड़ने के कारण वॉल्यूम्स की कटौती हुई है कैपिटल मार्केट कंपनी की लास्ट ईयर टू दिस ईयर। बट टू सम एक्सटेंट वो प्राइस में कैप्चर हो चुकी है। मेरा लॉन्ग टर्म आउटलुक ये है कि पेनिट्रेशन इंडिया का बहुत कम है, बोथ इन इक्विटीज में और म्यूचुअल फंड्स में, दोनों में देखिए करीबन सिंगल डिजिट है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो और अब गवर्नमेंट के ने जो भी जो टैक्स राहत दिलवाया, जीएसटी से भी कुछ सेविंग्स हो रहे हैं, तो लोगों की सेविंग्स पोटेंशियल बढ़ रही है और अगले 5 साल में पर कैपिटा इनकम भी दुगना होने की बात हो रही है। तो नेचुरली पीपल आजकल ये इन्वेस्टमेंट जो होता है मार्केट में उसको सेविंग्स की तरह दिखते हैं, बैंक डिपॉजिट से शिफ्ट होकर इसमें आ रहा है। तो एक वॉल्यूम एक्सपेंशन जरूर मैं देख रहा हूं और सब कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज में, चाहे आप लीजिए इसमें ब्रॉडर की स्टेक एक्सचेंजेस को लीजिए, ब्रोकिंग कंपनीज को लीजिए, वेल्थ मैनेजर्स को लीजिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को लीजिए, इंश्योरेंस, इन सबको जोड़ के देखेंगे तो पेनिट्रेशन बढ़ने वाली है और नेचुरली इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो मेरा सवाल है कि ये सलाह है कि ज़रूर आपके पोर्टफोलियो में आपको इसको एक हिस्सा 5 या 10% बीएफएसआई के अंदर मुझे कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज में आपको रहना है, क्योंकि इंडिया के भविष्य में मार्केट की, इक्विटी मार्केट की पेनिट्रेशन ज़रूर बढ़ने वाली है। तो शॉर्ट टर्म में जो भी नेगेटिव आते हैं वो उसको आप इग्नोर कीजिए और कैपिटल मार्केट एज अ पूल मुझे एक अच्छी निवेश की एक सेक्टर दिख रही है। सर चूँकि अब आपसे मुलाकात मुझे लगता है, पता नहीं अब दिवाली के बीच पहले हो पाएगी कि नहीं, लेकिन अगर हम दिवाली के लिए आपसे एक दो सेक्टर या निवेश के कुछ आइडियाज़ पूछें तो आप हमारे दर्शकों को क्या सजेस्ट करेंगे सर अभी? ये दिवाली के लिए माने ये दिवाली में निवेश करके अगले दिवाली तक रिटर्न हाँ, पाने बिल्कुल। या अब निवेश कर इस दिवाली में हाँ ना 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 नहीं, मुझे पता है आप इतनी जल्दी तो नहीं बताएंगे। अगर मैं पूछ भी लूँगा तो आप कान पकड़ लेंगे, तो ये तो मैं पूछूंगा नहीं आपसे कि दिवाली तक के लिए कुछ बता दीजिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब दिवाली के पहले मुलाकात होगी नहीं, तो इस दिवाली के दिन जब मुहूर्त ट्रेडिंग पे हम लोग बात कर रहे होंगे तो मुहूर्त ट्रेडिंग पे जो लोग खरीदारी करते हैं, कुछ अगर ख़रीदना हो तो क्या खरीदें दिवाली के इर्द गिर्द, जो अगली दिवाली तक उनके लिए एक अच्छा निवेश के लिए एक अच्छा रिटर्न जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे। देखिए इस दिवाली से अगली दिवाली तक देखेंगे तो मुझे दो साफ क्लियरली दिख रही है कि ट्रेड वाली बात खत्म हो जाएगी, उधर सुलझा जाए, तो वो हो जाएगी तो एफआईएस की वापसी होगी और एफआईएस की वापसी होगी तो लार्ज कैप चलेगी। तो मेरे ख्याल में आप सीधे लार्ज कैप में निवेश करेंगे इस, क्योंकि वहीं पे कमी रही है, क्योंकि एफआईएस की कंटिन्यूस बिक वाली करंट दबाव रहा है और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में जाके उधर लार्ज कैप्स को खरीदा, इसलिए मिड एंड स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। मगर जब ये आएंगे तो पहले लार्ज कैप ही खरीदेंगे तो इनिशियली उधर ही रैली तब बढ़ेगी, उसके बाद रोटेशन होकर मिड एंड स्मॉल कैप में शिफ्ट। ओके, तो मुझे क्या है कि आप सेफ्टी के तौर पर आपको, क्योंकि क्या है ना, दिवाली पे खरीद लिया और 3 महीने में आपको बढ़त नहीं दिखा तो आप बहुत नाराज हो जाएंगे। तो मुझे उस कॉन्फिडेंस लेकर आप लार्ज कैप में रहेंगे, फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं मिड एंड स्मॉल कैप में, बट इनिशियल रैली मुझे लार्ज कैप में
बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि खास करके बीएफएसआई का 30% शेयर है लार्ज कैप में और आईटी का 10% है, तो दोनों मिलाकर करीबन 50%, ये दो सेक्टर जो मैं बुलिश में हूँ वो लार्ज कैप में ही है। वाह, बहुत बढ़िया सर। और जाने से पहले सर दो सवाल और आखिरी के, दूरी कहाँ बना करके चलनी है? एक तो आपने रेलवे बता दिया कि नहीं ठीक लग रहा उतना, इसके अलावा सर कोई ऐसा सेक्टर जो आपको लगता है कि थोड़ा सा, अब दिवाली का टाइम आ रहा, हम गंदगी साफ़ करते हैं, घरों को साफ़ करते हैं, तो पोर्टफोलियो को भी रिव्यू करना चाहिए, जो कौन से सेक्टर्स को आप थोड़ा सा अवॉइड करना चाहेंगे? मैं एफएमसीजी को अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि जीएसटी कट की बेनिफिट ना, क्या होता है कि आपको 5% या 10% उसकी दाम, जो ये छोटी दाम वाली चीज़ है, तो क्या होता है कि कुछ चीज़ होती है कि एक बिस्किट का पैकेट लीजिए, 100 ग्राम 5 रुपए में मिल रहा है, तो अभी वो 110 ग्राम उसी 5 रुपए में बेचेंगे। बिल्कुल। तो क्या होता है कि वो वॉल्यूम उनके लिए बढ़ेगी, मगर तो उसके लिए वो ज़्यादा बिस्किट थोड़ी मैं खाने वाला हूँ, वो बढ़ा देंगे ऐसा पैकेज। नहीं तो हेयर ऑयल ऐसी चीज़ है कि 10% गिरावट के घर में और तेल थोड़ी इस्तेमाल करूंगा। तो मुझे जीएसटी कट का जो इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर स्टेपल्स है ना, वो ज़्यादातर लोगों की पॉकेट में ऐसे सेविंग्स जाते हुए देख रहा हूँ, नॉट सो मच एज अ पॉजिटिव फॉर एफएमसीजी और कंज्यूमर स्टेपल्स। तो इसलिए मेरे लिए वो एक काइंड ऑफ स्लाइटली अवॉइड सेक्टर आप कह सकते हैं, वो एक बात है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि मुझे छोटी मोटी प्राइवेट सेक्टर बैंक और एनबीएफसी, क्योंकि इस चीज़ में एक एनपीए की क्वालिटी, और ये मैं लार्ज कैप, जो लार्ज कैप नहीं कहूँगा, लार्जर साइज बैंक्स और एनबीएफसीज ही आपको इस पीरियड को अच्छी तरह मैनेज करके, क्योंकि देखिए आरबीआई कट हुआ तो कितना आप लोन पे कट आउट करेंगे, ये सब एक डिसीजन होता है। जो स्ट्रेंथ लाइज इन द लार्जनेस, तो छोटी मोटी कंपनियां जो है एनबीएफसी स्पेस में और प्राइवेट सेक्टर बैंक में, उससे थोड़ी दूर रहूंगा, लार्जर कंपनीज में ही आप निवेश करेंगे। ठीक सर, एक सर लास्ट सवाल, जो पीछे हमारे जो बड़ा सवाल है उसके बारे में सर, क्या मतलब आपकी संभावनाएं हैं कुछ, कब तक लगेगा सर ये न्यू हाई की बात? लास्ट टाइम भी आपसे पूछी थी, अभी भी पूछ रहे हैं, क्या ये दिवाली न्यू हाई वाली होगी, या फिर आपको लगता है थोड़ा और टाइम लग सकता है, लेकिन जल्दी बनेगा नया हाई? क्या टिप्पणी रहेगी न्यू हाई को लेकर? ये सवाल आप सीधे अमेरिका को फोन लगा के ट्रम्प जी से बात को क्योंकि टैरिफ, अगर दिवाली से पहले टैरिफ में अच्छी खबर आती है तो न्यू हाई बन जाएगा, अगर नहीं आती है तो फिक्र मत कीजिए, अगले दिवाली तक मेरा मानना है कि बेस एक 27,500 तो निफ्टी जाएगा, और एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म में 30,000 भी टच कर सकता है। वाह, बहुत अच्छी बात के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को, पूरे परिवार को हमारी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोशिश हम करेंगे कि दिवाली से पहले एक बार और आपसे बात हो जाए, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए सर। थैंक यू। मेरी तरफ से भी दिवाली की शुभकामनाएं। तो चलिए, फिलहाल के लिए कार्यक्रम को अब समाप्त करने का वक्त आ गया है। इस दिवाली का पता नहीं, या टैरिफ को लेकर के कोई घोषणा हो गई बड़ी तो फिर हो सकता है बाजार न्यू हाई बना देगा, लेकिन यह तय है कि अगले एक साल में कम से कम 27,500 और फिर 30,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये अगला एक साल जो है यहाँ से वो काफ़ी शानदार रहने वाला है। निवेश के कई वो आइडिया सजाए गए हैं, पीएसयू बैंक काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आईटी में निवेश की सही सलाह है, एफएमसीजी से दूर रहें, ऑटो के अंदर टू व्हीलर और एंट्री लेवल की कंपनियों पे जो है सलाह दी गई है कि नज़रें बना करके चलें। 3 महीने के थोड़ी सी चिंताएं रह सकती है ऑटो सेक्टर में। बीएफएसआई सेक्टर अच्छा लग रहा है। ये वो तमाम सेक्टर्स हैं जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन अपनी बना सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, बाकी जो आपके सवाल हैं प्रश्नों को लेकर के, वो सुबह 10 बजे सोमवार से शुक्रवार जुड़िए यार बाज़ार में, और 1 बजे हमारा खास सेगमेंट सवाल लाख टके का में जुड़िए। मुझको अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।